हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था और उस पे जो न्यूमेरिकल्स जो बनते थे वो हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो आज की क्लास में इस पर कोई न्यूमेरिकल्स हम कोई डिस्कस नहीं करने वाला, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए फिर एक और लेक्चर मैंने प्लान किया है, उस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेटा ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, या बेटा इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आज की क्लास का हमारा क्या है बेटा, टॉपिक है। देखो तो सबसे पहले कि कहता क्या है, जरा इस पे डिस्कशन करते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ heat in a resistor by the flow of electric current through it is called heating effect of current. Heating effect of current, or simply you can say Joule's law of heating. Joule's law of heating बेटा, या सिंपल आप जिसको जूल्स हीटिंग भी बोल सकते हो। तो ये आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा बेटा कि लेट अस से कि आपने किसी अपने रूम के अंदर क्या किया हुआ है, कोई बल्ब अगर आपका जल रहा है तो कुछ देर बाद आपको फील होना शुरू होगा कि क्या कि वो जो बल्ब जो है वो गर्म होना शुरू हो गया, उसके कारण से रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो वो इसी के कारण से हुआ क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू करंट पास कर रहा है, और करंट पास कर रहा है तो क्या होगा, उसके थ्रू हीट इफेक्ट जनरेट होगा या हीट जनरेट हो जाएगा। सिंपल फंडा ये, ठीक है। तो अब बेटा हम करते हैं क्या, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, heat produced by electric current, or you can say this is your Joule's law। ये बेटा डिस्कशन करते हैं अभी हम। तो आज की क्लास में हीटिंग इफेक्ट और पावर के बारे में और एनर्जी के सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, हम एक सिंपल सा एक सर्किट कंसिडर करते हैं। ये बेटा सेल लगा दिया जिसका EMF E है, और ये आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया बेटा, इसमें करंट फ्लो करेगा I, और I की वैल्यू बेटा आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू E/R, सिंपल। तो अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूँ बेटा, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, जब करंट A से B पे जाएगा, यानी कि जो पॉइंट A आपका है, ये पॉइंट तो है बेटा आपका हाई पोटेंशियल पर, और ये जो पॉइंट है ये आपका है लो पोटेंशियल के ऊपर। तो यानी कि करंट जो है, या फिर आप चार्ज को समझ लो बेटा, चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे एनर्जी का लॉस होने वाला है। वो जो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में दिखेगा आपको, वो हीट डिसिपेशन की फॉर्म में दिख रहा होगा। तो अब बड़ा सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं बेटा कि du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dWc, ये हमने पहले से सीखा हुआ है। ये जो भी चेंज इन एनर्जी आएगा बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपका हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
और भाई ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन तो किसके इक्वल होगा, Q इंटू डेल्टा वी। ये हमने कहाँ देखा हुआ है बेटा, माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा वी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप लेटेस्ट से कि V मान लेता हूँ बेटा मैं, तो उस केस में क्या होगा, du विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q, और बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो घट रहा है माइनस ऑफ V। ठीक बात है। तो भाई यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, आई क्यू को आप क्या लिख सकते हो, अब याद करो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप लिखते थे, तो क्यू को क्या लिख सकते हो, सिंपली आई डी टी, और बेटा इस v को, ये तो v रह गया माइनस करके, और इट इज़ इक्वल टू वी आई डी टी। सिंपल ये आ गया, और यही आपका क्या होगा बेटा, यही आपका हीट होगा। h विल बी इक्वल टू बेटा क्या, अब टोटल हीट देखना है तो आप इसको इंटीग्रल वी आई डी टी लिख सकते हो भाई। आप बेटा v को क्या लिख सकते हो, i इंटू आर, तो वो क्या हो गया आई स्क्वायर आर डी टी। आप बेटा क्या लिख सकते हो, i को v बाई आर भी लिख सकते हो, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर डी टी। और अगर बेटा क्या हो गया, अगर आपका करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो आप बड़े सिंपल तरीके से क्या लिख दोगे, h इज इक्वल टू वी आई टी, इंटीग्रेशन है ना, v और i बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल डी टी, ये हो जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर टी, और बेटा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये बेटा सारा का सारा जो हीट आई है, जो आपकी एनर्जी आई है, लेट अस से कि ये सब के सब जूल में है। और आप ये बात भी जानते हो कि 1 जूल इज़ इक्वल टू किसके बेटा, 4.18, और अप्रॉक्सीमेटली आप उसको 4.2 कैलोरी भी लिख देते हो। ये फॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई है। तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h इज़ इक्वल टू वी आई टी बाई 4.18 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अच्छा टी बाई 4.18, और यू कैन राइट v स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और भाई डिवाइड में 4.18। ये बेटा कैलोरी के अंदर आ गया। तो ये जो आपने जो डेफिनेशन है, ये जो आपने अब इक्वेशन जो पढ़ी है ना बेटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन, एक सेकंड, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कब आएगा, जब i इज़ नॉट कांस्टेंट। तो अब आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन जब करंट कांस्टेंट आएगा तो उस केस में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बेटा ये जो इक्वेशंस आई हैं, अबव इक्वेशंस आर नॉन एज हीटिंग और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आ गया बेटा, ये आप नोट करो, फिर इसकी और ज़रा बातें करेंगे। फटाफट से बेटा स्क्रीन पॉज करके आप क्या कर लें, इनको नोट कर लें जल्दी से। देखो चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, h इज इक्वल टू वी आई टी, बेटा मैं आई कॉन्स्टेंट मानते हुए ही कर रहा हूँ, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये आपने पढ़ लिया। ये दीज आर द इक्वेशंस ऑफ जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ की इक्वेशन है। देखो क्या क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, आप ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। देखो पहले क्या कहता है, पहले बेटा चलो इस वाली जो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को पढ़ते हैं कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। कहता बेटा अगर कोई गिवन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है, उसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उस केस में जो हीट जो प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस।
सॉरी स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेटा यहाँ से पता है एक पार्ट कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो ग्राफ मुझे मालूम होना चाहिए। देखो दो ग्राफ बनते हैं, एक तो कोई h और i स्क्वायर के बीच में पूछ ले, h और i स्क्वायर के बीच में तो लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये बात ध्यान होना चाहिए कि r जो है आपका वो फिक्स्ड है, तभी ये ग्राफ बनेगा। एक बेटा कोई है ना ग्राफ बनवा लेता है h और i के बीच में, तो h और i के बीच में तो पैराबोलिक वेरिएशन है ना, h इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे भी बेटा r जो है वो आपका वो r फिक्स्ड है। तो पहली बात तो बेटा वो यहाँ से आ गई, ये वाली बात लिख दी मैंने। और देखो दूसरी बात क्या कहता है ना, तो एक पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, यहीं से एक बात और लिख लेते हैं कि h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर ए गिवन करंट। अगर करंट अगर कांस्टेंट है बेटा, तो उस केस में हीट जो है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बेटा। तो उस केस में आपका जो ग्राफ है किसके बीच में बेटा, h और r के बीच में, it will be a straight line and given that current is constant। करंट अगर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये वाली बात भी बेटा हमने यहीं से लिख दी है। चलो ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात। अगली बात देखो, थर्ड इज, इस वाले केस में अगर v कांस्टेंट मान लो है ना बेटा, अगर इस वाले केस में आप क्या मान लो, v कांस्टेंट है, तो h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r फॉर ए गिवन v। अगर v कांस्टेंट है बेटा तो h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो उस केस में आपका ग्राफ बड़ा सिंपल है, वो h और r के बीच का ग्राफ बेटा ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में कि v कांस्टेंट है। v अगर कांस्टेंट है तो बेटा इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो तीन बातें तो यहाँ से समझ में आ गई है मुझे, इसका भी रोल ले लिया, इसका भी देख लिया है, ठीक है। और भी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फिर वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वो भी आप देख सकते हो। एक बार ये नोट कर लो, फिर लिख पाता हूँ बेटा, नोट करो जल्दी से। तो तीन बातें तो हो गई भाई। देखो भाई और बातें, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर फॉर ए गिवन r। अगर r फिक्स्ड है तो बेटा उस केस में फिर से वही दो ग्राफ बना सकते हो, एक तो h और v स्क्वायर के बीच में, h और v स्क्वायर के बीच में तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, r इज कांस्टेंट। और भी एक h और v के बीच में ग्राफ बनवा सकता है कोई, h और v के बीच में, h और v के बीच में फिर आपका पैराबोलिक वेरिएशन बनेगा बेटा। यहाँ पे भी r कांस्टेंट है, r यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। एक फिफ्थ पॉइंट कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर गिवन v, i और r। तीनों चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो अपना हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के, यानी कि जितना ज़्यादा समय रहेगा, जितनी ज़्यादा समय करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। नोट करो बेटा जल्दी से ये सब बातें, फटाफट से नोट कर लो। चलो तो बेटा ये हमने बात की किसके बारे में, हीट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर
तो पावर तो बेटा जनरली हम क्या लिखते हैं कि भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम या द रेट एट which work is done, the rate at which work is done by a source of EMF, work is done by a source of EMF by a बेटा ये मतलब कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन आपको ना CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से सब याद ही रखनी पड़ेंगी। इन maintaining an electric current through a circuit और क्या लिख सकते हो बेटा, और आप लिखोगे द रेट एट which an appliance converts क्या बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी into other forms of energy। बेटा जनरली वो हीट की फॉर्म में होता है, कई बार वो साउंड की फॉर्म में भी होता है, इसलिए मैंने टोटल क्या लिख दिया है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ही लिख दिया है। तो यानी कि बेटा P इज इक्वल टू आप du/dt लिख सकते हो, dh/dt भी लिख सकते हो, या बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, dw/dt भी लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा। तो देखो बेटा P इज इक्वल टू क्या लिखें, आपने अभी क्या लिखा था, VIT डिवाइडेड बाई T, तो ये तो क्या आ गया बेटा V इंटू I। और एक तो फॉर्म ये होगी, ये मान लो दिस इज योर फॉर्म 1। एक और फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा, P इज इक्वल टू V को IR लिख दूँ अगर मैं, तो I² R, ये आपका फॉर्म नंबर 2 हो गया। ऐसे आप वो हीटिंग वाले केस में भी अलग अलग फॉर्म लिख सकते थे, मैंने वहाँ नहीं लिखवाया था। P इज इक्वल टू V²/R, ये आपका बेटा फॉर्म नंबर 3 हो गया। 3 फॉर्म है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ना बेटा, इट इज़ मोस्टली यूजफुल इन सीरीज कॉम्बिनेशंस, क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट सेम रहता है। तो जब कंपैरिजन टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि जब भी सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें करंट कांस्टेंट रहता है, तो आर से हम कंपेयर करेंगे पावर को। तो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है सीरीज के केस में। और ये वाला बेटा क्या है, इट इज़ मोस्टली यूजफुल इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत यूज़फुल है बेटा ये, ठीक है। इसके बेटा जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर इज, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा, वाट। W से इसको डिनोट कर देंगे। SI यूनिट क्या है बेटा, वाट है इसकी, क्लियर है। कई बार मेगावाट भी है ना, मेगावाट भी यूज़ करते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक और बेटा कमर्शियल यूनिट है, दैट इज़ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, या बेटा इसको HP से भी लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू 746 वाट। ये याद ही रखना है आपको, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, अब इसका और थोड़ा सा हल्का फुल्का करना है, जल्दी से नोट करो। चलो तो हीट पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, एक छोटा सा और है थोड़ा सा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घरों में जो सप्लाई आ रही है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी बात करते हैं। द टोटल वर्क डन
the total work done or energy supplied by the source of EMF in maintaining an electric current in a circuit for a given time is called simply it is called electric energy consumed in the circuit. भाई कोई भी सर्किट है आपका, उस सर्किट में कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए जो भी आपने एनर्जी सप्लाई की या जो भी आपने टोटल वर्क डन किया, आपने नहीं मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ ने, वही बेटा क्या कहलाएगा आपका, वो किसी भी गिवन टाइम के लिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट इज, वो एनर्जी है तो जूल ही रहेगी, जैसे इसको डिनोट करते हैं। और बेटा बेसिकली क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू, जो 1 जूल जो आप लिखते हो बेटा वो क्या होगा बेसिकली 1 वाट सेकेंड, पावर की फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है बेटा, इसकी एक और है दैट इज कमर्शियल यूनिट, और इम्पॉर्टेंट है ना, कमर्शियल यूनिट, या बेटा इसको BOT भी लिखते हैं, कमर्शियल यूनिट, या फिर द बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। है ना, हम घरों में कहते हैं ना कि इस महीने का जो बिल आया वो 50 यूनिट का बिल आया, 100 का आया, 200 का आया, जितने का भी हम कहते हैं कि इतने यूनिट का बिल आया। आप कहते हो कि सर वो एनर्जी ही तो है, वो जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है बेटा, वो एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, या फिर बेटा इसको बोर्ड ऑफ यूनिट बोलते हो। एक्चुअल में 1 किलोवाट आवर, या सिंपली आप क्या बोलो कि किलोवाट आवर जो है ना, जो आप 1 यूनिट लिखते हैं ना बेटा, 1 यूनिट वो एक्चुअल में 1 किलोवाट आवर है। वो क्या है बेटा, वो 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, कि 1 किलो मतलब 1000 आवर मतलब कि 3600 सेकेंड, ये हो गया। इसका मतलब बेटा 3.6 × 10⁶ जूल। समझो जरा आप, 1 यूनिट अगर कोई बोले तो इसका मतलब 3.6 × 10⁶ जूल जो है वह कंज्यूम हुआ है। यह आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। माने कि अब कभी किसी क्वेश्चन में आए कि यार 50 किलोवाट आवर है या 50 यूनिट है, तो इसका मतलब बेटा क्या, 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना जूल ऑफ एनर्जी वहाँ क्या हो गया आपका, वो कंज्यूम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर रेटिंग। अब देखो बेटा, कई बार आपको है ना, कभी किसी शॉप पे गए होंगे या कोई CFL लेने के लिए, या फिर कोई LED लेने के लिए, या कोई बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी लेने के लिए आप गए होंगे, तो बेसिकली आपने जाके यूँ थोड़ी कहा होगा कि भाई मुझे बल्ब दे दो या CFL दे दो। आपने हमेशा क्या कहा होगा, आपने कहा होगा कि 60 वाट का बल्ब, 60 वाट की LED, 15 वाट की LED, 16 वाट की, मतलब आपको वो मेंशन करना पड़ता है। वो जो आप मेंशन करते हो ना भी 10 वाट, 5 वाट, 50 वाट, वही उसकी रेटिंग है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसकी रेटेड पावर बोलते हैं। तो बेटा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, तो बेटा पावर रेटिंग की पहले डेफिनेशन लिखो। द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल appliance is the
appliance is the electrical energy consumed per second by the appliance। कहते हैं बेसिकली क्या चीज़ है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आगे बात, when connected across, भाई किसके अक्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी उसकी रेटेड वोल्टेज है उसके सोर्स के अक्रॉस द मार्क्ड वोल्टेज, जो भी उस पर वोल्टेज जो मार्क्ड की हुई है उसके अक्रॉस ऑफ द मेन सप्लाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा, क्या मतलब है इसका। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बेटा एक लेता हूँ, बल्ब का एग्जांपल। जैसा एनालिसिस बल्ब का होगा है ना, मोस्टली क्वेश्चंस बल्ब पे ही आते हैं, इसलिए मैं बल्ब का एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, बट सेम एनालिसिस बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स पर भी हो सकता है। तो ये लो, ये बल्ब हो गया लेटेस्ट, ये बल्ब है आपका, ठीक है, या ऐसा और बढ़िया सा बना लो, ये बल्ब है। तो बल्ब में बेसिकली क्या होगा बेटा, एक फिलामेंट होगा ना, उसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है जनरली। तो बल्ब के ऊपर मान लो बेटा कि ये रेटिंग लिखी हुई है, मान लो कहीं लिखा हुआ है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। तो ये इसकी बेटा क्या हो गई, ये इसकी रेटिंग हो गई। जब आप बल्ब लेके आओगे या सेफ लेके आओगे, जब भी लेके आओगे तो ये रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, पक्की बात है। ये 100 वाट 220 वोल्टेज, इसका मतलब बेटा ये वाली जो चीज़ है ना, जो आपने 100 वाट लिखी है, ये इसकी रेटेड पावर है, ये तो इसकी रेटेड पावर है बेटा, और ये इसकी रेटेड वोल्टेज है। अब इस रेटिंग का मतलब, और ये जो प्रॉपर जो है, ये जो पूरा है, इसको मैं रेटिंग बोल देता हूँ, या पावर रेटिंग बोल दो आप। अब इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब यही है कि जब इस बल्ब को है ना 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तब यह बल्ब आउटपुट पावर 100 वाट देगा। यह इसकी आउटपुट पावर आएगी बेटा, यानी कि इस बल्ब को अगर जब 220 वाट से कनेक्ट कर दिया तो उस केस में आउटपुट पावर कितनी आई बेटा, 100 वाट आ गई। तो एक मतलब यह भी है बेटा कि जो रेटेड पावर है इसकी, अगर वो रेटेड पावर आपको आउटपुट पे मिलती है तो वह जो बल्ब है वो फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। उस पर भी आता हूँ मैं ज़रा। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई जब 220 वाट की सप्लाई मिलेगी तब ये जो बल्ब है वो 100 वाट से क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, या 100 वाट इसका आउटपुट पावर आएगा। इस रेटिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दिस रेटिंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसको बेटा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से। देखो कैसा भाई, ये तो फिक्स कर दिया, जब 220 वाट आ रहा है उस टाइम पे पावर कितना आ रहा है, 100 वाट। तो भाई आप एक फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, वह फार्मूला क्या जानते हो, P = V²/R, या आप लिख सकते हो बेटा R = V²/P। तो बड़ा सिंपल सा आ गया कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू V रेटेड, जो भी वोल्टेज उस पर रेटेड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटेड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द जो रेटेड वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेटेड पावर है। ये आपका उस बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, इस वाले फार्मूले से अभी एक दो चीज़ दिखाता हूँ, जल्दी से नोट करो।
देखो ज़रा ध्यान से, अभी हमने लिखा कि जो भी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है बेटा, वो जो रेटिंग थी उसकी मदद से क्या आया था, वी रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी रेटेड। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, जिस बल्ब की पी रेटेड कम है, बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि वी रेटेड दोनों का सेम है, दो बल्ब में कंपेयर कर रहा हूं, दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है बेटा। तो जिस बल्ब की पी रेटेड कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा फॉर वी रेटेड सेम। वी रेटेड बेटा दोनों के लिए सेम है, और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी कि जिसका बेटा जिस बल्ब का रेटेड पावर कम अगर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका पी रेटेड ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और देखो ज़रा काम की बात बेटा, तो बेटा दो पावर हैं, एक तो जो रेटेड पावर है वो है, और दूसरी जो पावर है वो है कि जो आउटपुट पावर आपको मिलेगी, है ना। तो अगर इफ़ आउटपुट पावर इज इक्वल टू रेटेड पावर, then bulb will glow with full brightness। जितनी वो जो भी उसकी ब्राइटनेस है बेटा, वो फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, विद फुल ब्राइटनेस। एक बात ये, अगली बात बेटा कि अगर आउटपुट पावर, इफ आउटपुट पावर इज लेस देन रेटेड पावर, आउटपुट तो मान लो कि 100 वाट है, लेकिन जो रेटेड है वो 100 वाट है, लेकिन जो आउटपुट पावर आ रही है वो 100 से कम आ रही है, मान लो 80 आ रही है, 90 आ रही है, 60 आ रही है, देन बल्ब विल ग्लो with less brightness। हम कहते हैं कि भैया डिम लाइट आ रही है, यही तो बोलते हैं हम कि यार भैया लाइट जो है वो कैसी है, वो डिम लाइट है ना, ऐसा बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इफ अगर आपकी आउटपुट पावर, बहुत बार हो जाता है ऐसा, इज ग्रेटर देन पी रेटेड, तो सर वो और ज़्यादा ग्लो करेगा ना, देन बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, बल्ब बेटा डैमेज हो जाएगा, वह फ्यूज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस केस में। आउटपुट पावर और रेटेड पावर तो आपको गिवन है, आउटपुट पावर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आउटपुट पावर और रेटेड पावर बराबर है तो सेम ब्राइटनेस होगा, अगर आउटपुट पावर कम है और रेटेड पावर ज़्यादा है तो हम कहेंगे डिम वाला केस है, कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। आउटपुट पावर अगर ज़्यादा आ गया तो उस केस में आपका जो बल्ब है बेटा वो फ्यूज़ कर जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट करो। तो जैसे कि बता देता हूँ, जैसे ये जो बेटा था आपका 100 वाट और 220 वोल्ट, ये वाला जो बल्ब था इसका रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, देखो कैसे लिखूँगा, वी रेटेड का स्क्वायर 220 × 220 डिवाइडेड बाय बेटा जो इसकी पावर है 100, तो ये बेटा आ गया 484 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो एक्चुअल में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना बेटा, उसको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ बल्ब लगा हुआ है, कि ट्यूबलाइट है, कि एलईडी है, कि जो टीवी लगा हुआ, फ्रिज लगा हुआ है। अल्टीमेटली उसको तो उसके रेजिस्टेंस से मतलब है, और हमें भी उसी से मतलब है। हमारे लिए ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ क्या लगा हुआ है। ठीक है, सो नाउ पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन सीरीज और इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है, कोई भी आपका अप्लायंस है उसके बारे में बात करते हैं।
चलो मैं मान के चलता हूँ बेटा कि सबकी रेटेड वोल्टेज सेम माननी पड़ेगी। मान लो बल्ब B1 है, बल्ब B2 है, बल्ब B3 है, ये भी। इसकी रेटेड पावर लेटर से कि P1 और V पे है, P2 V है बेटा, P3 और V है, ऐसा है। सिंपल सा फंडा। तो आपको बताना है कि टोटल पावर क्या कंज्यूम होगी, ये बात बताना है। तो बेटा जो बल्ब नंबर 1 है उसका रेजिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, V²/P1। जो बल्ब नंबर 2 है उसका रेजिस्टेंस V²/P2। और जो बल्ब नंबर 3 है उसका रेजिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, V²/P3। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको बेटा एक सिंगल लेटर से कि मैं इसको एक सिंगल बल्ब से कन्वर्ट करना चाहता हूँ और फिर देखना चाहता हूँ कि उसका पावर क्या है। ये V है, ये बेटा लेटर से इफेक्टिव पावर P और ये वोल्टेज तो V रहेगा। तो भाई यहाँ पे आप देखो कि जो R इफेक्टिव होता है बेटा, है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, इफेक्टिव R। तो R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा R तो कैसे लिखोगे, V²/P। R1 इज V²/P1। ये क्या होगा बेटा, V²/P2 प्लस V²/P3। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया, जैसा कि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का आता था वैसा ही बेटा यहाँ पे पावर का रिजल्ट आ गया। आप देखो ये आ गया। यानी कि बेटा अगर सीरीज़ में आप कनेक्ट करते हो तो जो इफेक्टिव पावर आएगी वो किसी भी इंडिविजुअल, ये बेटा आउटपुट पावर है, तो ये क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल पावर की वैल्यू से कम ही आएगा। ठीक है। और देखो बेटा काम की बातें कि इफ़ n आइडेंटिकल बल्ब्स, मान लो कि उनका रेटेड पावर P है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटा उस केस में जो P इफेक्टिव आएगा दैट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाय N। बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो क्या आएगा बेटा, वो P डिवाइडेड बाय N आएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी। अच्छा अब एक बात देखो, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन सीरीज़ बेटा ये जो सीरीज़ में जो भी बल्ब हैं सभी के थ्रू जो करंट का वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो तो सेम ही है। इन सीरीज़ I इज सेम फॉर ऑल बल्ब्स। तो मैं अगर कहूँ कि भाई जो बल्ब नंबर 1 है उसके थ्रू जो आउटपुट पावर आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा I इंटू R1, जो है ना, ऐसा लिख दो बेटा, P1 आउटपुट विल बी इक्वल टू I² R1। जो बल्ब नंबर 2 है उसके थ्रू जो आउटपुट आएगा दैट इज़ I² R2। और बेटा P3 जो आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू I² R3। ये आउटपुट पावर्स आ रही हैं आपकी। तो यहाँ से क्लियर है कि सब में I की वैल्यू सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा उसका आउटपुट पावर ज़्यादा होगा। ये बात तो समझ में आ गई है, नोट कर लिया होगा होपफुली। अभी सीरीज का ही डिस्कशन अपना चल रहा है बेटा। देखो यही इसी रिजल्ट से बात करते हैं कि इन सीरीज जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी आउटपुट पावर ज़्यादा होगी। और ये बात तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब चाहिए। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जिस बल्ब की P रेटेड वैल्यू कम होगी वह बल्ब
ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। ये बात समझ में आ गई मुझे, ये बात मैं यहाँ से देख चुका हूँ। माने कि आपके पास ऐसा मान लो बेटा, दो बल्ब है, 25 वाट 220 वोल्ट ये बल्ब B1 है, और दूसरा है 60 वाट 220 वोल्ट ये बल्ब B2 है। तो आपसे पूछा कि अगर इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दे तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा? भाई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस आपका किसका ज़्यादा होगा बेटा? रेजिस्टेंस उस बल्ब का ज़्यादा होगा जिसकी P रेटेड कम है, यानी कि इन सीरीज़ B1 विल ग्लो मोर ब्राइट इन सीरीज़ में बेटा ऐसा होगा। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमने बताया आपको, फटाफट से नोट करो बेटा। चलो, तो जैसे हमने सीरीज के लिए एनालिसिस किया बेटा, अब हम पैरेलल के लिए एनालिसिस करते हैं। देखो, अच्छा इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो कि मान लो कि बेटा दो बल्ब है आपके पास, B1 और बेटा बल्ब B2। इसकी रेटिंग है P1, V, इसकी रेटिंग है P2, V बेटा। और मान लो कि जो टोटल पावर आ रही है वो टोटल पावर P आ रही है। टोटल पावर क्या आ रही है बेटा? P आ रही है। तो देखो यहाँ से अभी तो हमने बात की थी, यहाँ पे हमने अभी क्या बात की थी बेटा कि P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के केस में बात की थी, या फिर चलो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तभी बात करेंगे इसकी, अभी बात नहीं करते हैं, अभी नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, अभी रहने देते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तब एक साथ बताएंगे ये सब, अभी रहने दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखो बेटा, बल्ब B1, बल्ब B2, एक और बल्ब लगा लो बल्ब B3, और ये V, ये बेटा P1, V, P2, V, P3, V। अगर यहाँ पे बात करूँ रेजिस्टेंस की बेटा, R1 जो पहले वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V²/P1। R2 विल बी इक्वल टू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, V²/P2, और R3 इज इक्वल टू V²/P3। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा, 1/R, है ना। मैं इसको एक सिंगल उससे कन्वर्ट अगर करना चाहूँ, सिंगल बल्ब से बेटा P, V, देखो तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन को V² से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो बेटा क्या बना, V²/R इज इक्वल टू V²/R1 प्लस V²/R2 प्लस V²/R3। तो V²/R तो बेटा P बन गया, V²/R1 इस वाली इक्वेशन से देखो बेटा ये P1 बन गया, इसी तरह से वो P2 और इसी तरह से P3। तो पैरेलल में जो इफेक्टिव पावर है बेटा वो जैसे कि सीरीज़ के रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, n आइडेंटिकल बल्ब्स इफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा बेटा, जो P इफेक्टिव आएगा वो सबको समझ में आ गया, N इंटू P हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी बेटा। इंडिविजुअल जो बल्ब है उसका पावर मैंने बेटा P मान लिया, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात कि इन पैरेलल में क्या है, वोल्टेज अक्रॉस all the appliances or all the bulbs is same बेटा। तो अगर मैं P आउटपुट की बात करूं, P आउटपुट, तो वो बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं, V²/R,
क्योंकि v सबके लिए सेम है तो यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, और यहाँ से क्योंकि v सबके लिए सेम है बेटा, तो पैरेलल के केस में P आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब और रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। यानी कि यहाँ से क्या बात समझ में आया कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वह बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। बेटा मैं फ्यूज़ वाला केस तो मान ही नहीं रहा हूँ, मैं वो वाला केस अवॉइड ही कर रहा हूँ कि फ्यूज़ वगैरह नहीं हो रहा है, अभी नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहे हैं। तो यानी कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा बेटा वह बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस बल्ब का पी रेटेड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। सिंपल फंडा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। सीरीज़ में उल्टा था, इसके बजाय सीरीज़ में आउटपुट उसका ज़्यादा आ रहा था जिसका रेजिस्टेंस कम आ रहा था। ठीक है बेटा, सॉरी जिसका पी रेटेड कम आ रहा था, ये रेजिस्टेंस तो ज़्यादा आ रहा था, पी रेटेड कम आ रहा था। नोट करो बेटा, ये फटाफट से नोट करो। चलो बेटा, आज की क्लास मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूरा जो पावर और जो हीट वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा हम इसमें कवर करेंगे आज की क्लास में, और फिर न्यूमेरिकल सब एक साथ लेंगे क्योंकि सब इंटर रिलेटेड सा आता है ना। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। कोई ईएमएफ का सोर्स है बेटा, उसकी क्या एफिशिएंसी होगी। तो बेसिकली क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ is defined as the ratio of output power to इनपुट पावर। जो आउटपुट पावर है बेटा और जो इनपुट पावर है उसका ये क्या है, उसका रेशियो है। ठीक है, यानी कि नीटा से बेटा इसको डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। बेटा देखो, मान लेते हैं कि हम एक सर्किट ले लेते हैं, ये सोर्स है बेटा, इसका ईएमएफ ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया। तो आपको जो आउटपुट पावर मिलेगी बेटा वो तो इसके अक्रॉस मिलेगी। ठीक है, तो देखो जरा, सोर्स हमने ईएमएफ ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका आर है। ठीक है, तो अब आप देखो जरा, आउटपुट पावर इसके अक्रॉस आएगी, वो हमने क्या लिख दिया बेटा, V इंटू आई, और इसके अक्रॉस क्या होगा बेटा, E इंटू आई। ये सोर्स के अक्रॉस ही आएगा, V इंटू आई तो होता है पावर, तो ये क्या होगा बेटा, V अपॉन E। तो V तो किसके इक्वल आएगा, अगर आप देखो कि पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो V आएगा वो किसके इक्वल आएगा, I इंटू, है ना। आप देखो जरा, और बेटा यहाँ से जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, I इंटू आर प्लस आर, तो इट इज इक्वल टू R ओवर R प्लस आर। बेटा ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा ये आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी हो गया बेटा ईएमएफ का जो सोर्स है उसका। Now the next is very important part, that is maximum power transfer theorem। इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत बार, और इसके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है ये। मैक्सिमम
पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आज लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेक्चर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तब तक फिर आप क्वेश्चंस नहीं अप्रोच कर पाएंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कहता है इट स्टेट्स दैट क्या कहता है बेटा ये, पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कहता है कि भैया किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर तभी आ सकती है जब उस सोर्स का, जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है या जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब मैक्सिमम पावर आएगी। यही हमें प्रूव भी करना है। कहते हैं इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर of a source of EMF is maximum when the internal resistance किसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस of the source is equal to the external resistance of the circuit, ये बेटा। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं। ये EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये R बेटा, I करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो जो हमें, ये तो इसका है ना, ये तो इंटरनल पार्ट हो गया बेसिकली, है ना। ये है आपका R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड R इज बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ से आप I की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे, E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये वैल्यू आ जाएगी I की। तो जो आपको आउटपुट पावर मिल रही है, वो आउटपुट पावर तो इसके थ्रू मिलेगी, I इंटू कैपिटल R, सॉरी I स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या होगा बेटा, E ओवर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो बेटा जो पावर आपको मिली दैट विल बी इक्वल टू E स्क्वायर R ओवर R प्लस R का होल स्क्वायर। तो हल्का सा इसमें मैनिपुलेशन देखो कैसे करते हैं, ये आपने किया हुआ है, बहुत बार पहले किया हुआ है। आपको याद है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला क्वेश्चन किया था, M इंटू N टाइप वाला, उसमें किया था ये क्या कि R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4R इंटू R। आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो आपको ये मैक्सिमम करना है फॉर P मैक्सिमम। ये जो फैक्टर है बेटा, इस फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, इस फैक्टर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि R माइनस R इज़ 0, और यही बेटा जो हम बात बोल रहे थे वो यहाँ पे रिजल्ट की फॉर्म में दिख गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा बेटा, और जो मैक्सिमम पावर आएगी, है ना, ये वाला फैक्टर तो 0 कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, E स्क्वायर, और R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 4R, या बेटा आप इसको 4R ऐसे लिख सकते हैं। और ये कब आएगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, उस केस में आपकी पावर मैक्सिमम आएगी बेटा। यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। तो आप यहाँ पे बेटा इस केस में इसकी एफिशिएंसी भी देख सकते हो। एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, क्या आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो, R ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना, यही तो लिखा था आपने। तो बेटा उसकी मदद से क्या आ जाएगा, R ओवर R प्लस R, दैट इज़ 1/2 इंटू 100% बेटा। तो ये 50% एफिशिएंसी आ गई। यानी कि एक बात भी और नोट कर लो बेटा कि जब सर्किट की पावर मैक्सिमम होगा, जब सर्किट का पावर मैक्सिमम होगा, उस केस में एफिशिएंसी सिर्फ कितनी आएगी, एफिशिएंसी 50% आएगी बेटा। नोट करो फटाफट से, नोट कर लो जल्दी से।
और बेटा बस एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, देखो एफिशिएंसी, अभी तो हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ की बात की थी, एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है बेटा उसकी एफिशिएंसी, फार्मूला तो सेम वही रहेगा कि भाई जो आउटपुट जो पावर है डिवाइडेड बाय जो इनपुट पावर है, तो नीटा विल बी इक्वल टू बेटा इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर, ऑब्वियस है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि आउटपुट पावर तो हमेशा क्या रहेगी, आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम रहेगी। तो आउटपुट पावर, और देखो अब होगा क्या कि जो भी आप पावर दे रहे हो बेटा वो दो पार्ट में जाएगी, एक तो उसका कुछ यूजफुल वर्क डन होगा और कुछ बेटा लॉस की फॉर्म में चला जाएगा, हीट लॉस की फॉर्म में। तो जो यूजफुल वर्क होगा वो तो आउटपुट की फॉर्म में दिखेगा आपको, वो तो किस फॉर्म में दिखेगा, आउटपुट फॉर्म में, या आप उसको यूँ भी देख सकते हो कि वो तो कुछ मैकेनिकल वर्क डन हो गया है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आउटपुट मैकेनिकल वर्क डन, आउटपुट मैकेनिकल वर्क डन, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। तो बेटा इसको इनपुट को क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से आपने इनपुट दिया था तो इट विल बी इक्वल टू, भाई ऐसे लिख लो ना इसको कि आउटपुट मैकेनिकल वर्क प्लस दूसरा पार्ट क्या हुआ था जो आपका लॉस हो गया, पावर लॉस एज हीट। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भैया जो एफिशिएंसी जो है ना वो 100% नहीं हो पाएगी। आपने देखा कि मैक्सिमम पावर के केस में 50% एफिशिएंसी आई थी, ठीक है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट था आपका, ठीक है बेटा। तो ये आप बहुत अच्छे से करिए और इसके नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।